अनुज। यस सर, बोलिए। माइक के लिए बोल रहा था। हो गया, ठीक है। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, आवाज क्लियर आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग, सॉरी फॉर डिले। चलिए हम लोग अपना लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले लेक्चर में किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। बेटा किसी को कुछ पूछना है पिछले लेक्चर का? नहीं पूछना है किसी को? कुछ हुआ क्या हुआ सर? हाँ जी सर वो लास्ट में जो क्वेश्चन कराया था वो वाला बता दो एक बार। लास्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा? लास्ट कौन सा डिस्कस किया था हमने? सर कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर 1.8 H2O लीटर एट STP। अच्छा, 1.8 लीटर ऑफ H2O एट STP। यस सर। चलिए क्वेश्चन आपका क्या था? कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of 1.8 liter H2O liquid at STP। नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का। कोई बात नहीं, नंबर ऑफ एटम हो चाहे नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे तो अपने आप नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो चलिए एसटीपी का मतलब मैंने क्या समझाया था? एसटीपी का मतलब सिर्फ एक होता है कि 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। बस एसटीपी का मतलब इतना ही होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका इतना ही है। हमें इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहा है कि 1 atm प्रेशर है, 273 केल्विन टेम्परेचर है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना चाह रहा है वो। अगर इस पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे आगे हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे P इक्वल टू nRT वाली, उसे कैसे रिलेट करते हैं, लेकिन अभी अपने काम का नहीं है, आगे डेंसिटी टर्म पढ़ाएंगे तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो 1.8 लीटर H2O क्या है? लिक्विड है। हमने एनटीपी या एसटीपी पे वॉल्यूम किसका पढ़ा है? गैस के लिए पढ़ा है कि जब भी एनटीपी पे वॉल्यूम या एसटीपी पे वॉल्यूम की बात होती है तो किसके लिए पढ़ा है? 1 मोल ऑफ गैस के लिए पढ़ा है। लिक्विड के लिए हमने नहीं पढ़ा है। 1 मोल ऑफ गैस कितना होता है? 22.4 लीटर। हमारे पास है क्या? लिक्विड है। तो लिक्विड तो बेटा एक फिक्स वॉल्यूम घेरता है, उसका फिक्स एक वॉल्यूम होता है। 1.8 लीटर का मतलब अगर लिक्विड लिखा है दैट मींस 1.8 लीटर ही, इससे कम ज्यादा कुछ नहीं। अगर लिक्विड के लिए वॉल्यूम लिख दिया 1.8 लीटर दैट मींस 1.8 लीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? या तो मास गिवन हो, उससे हमने पढ़ा है, या तो एसटीपी एनटीपी वॉल्यूम हो, उससे हमने पढ़ा है, और तीसरा क्या हमने पढ़ा है? नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल बताओ। तो नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल नहीं पता है। ठीक, एसटीपी पर वॉल्यूम की अगर बात करें तो गैस के लिए हमें पता है 22.4 लीटर, लिक्विड के लिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या है? मास। मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? वाटर की डेंसिटी। वो आपको याद रखनी है, वाटर की डेंसिटी को आपको कभी भी पेपर में लिख करके नहीं देगा, मतलब 99% चांस है पेपर में लिख के ना दे। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, दैट मींस डेंसिटी का मतलब ये होता है बेटा कि 1 ग्राम पर ml देने का मतलब ये है कि आप अगर 1 ml लोगे तो उसका वेट कितना आएगा? 1 ग्राम। अगर आपको डेंसिटी सपोज 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ हो, इसका मतलब अगर मैं 1 ml लिक्विड लेता हूं उसका वेट कितना आएगा? 1.2 ग्राम। ये होता है डेंसिटी का मतलब। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, डेंसिटी हमको वाटर कितनी पता है? 1 ग्राम पर ml होती है, यानी 1 ग्राम पर ml। मास कितना हमको नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम पता है 1.8 लीटर। अब बेटा देखो डेंसिटी वाली यूनिट किस में है? पर ml में है। आप फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ोगे तब ये थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर होगा। बस अभी आप इतना याद रखो कि जब जिस यूनिट में जो कैलकुलेशन होगी हम यूनिट नहीं बदलते हैं। जैसे आप सिंपली ऐसे समझो कि 2x + 4y अभी ऐड नहीं होता है, या फिर ऐसे कह लो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है और आप 2 मीटर चले हो, ठीक है, टोटल जोड़ के बताओगे कि 4 मीटर में टोटल चला हो? नहीं बताओगे। रीजन क्या है? इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसकी यूनिट मीटर है।
अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 3 लीटर पानी है, ठीक है, और 2 किलो मेरे पास चीनी है, 3 लीटर पानी है, वाटर है, या फिर ऐसे कि कोई लिक्विड है, और मेरे पास 2 किलोग्राम शुगर है, तो क्या मैं अगर इसके टोटल मास की बात करूं या टोटल वॉल्यूम की बात करूं तो मैं कह दूंगा टोटल वॉल्यूम इसका मिलकर 5 लीटर हो जाएगा? आंसर है नहीं, कि दोनों की यूनिट सेम नहीं है, इसलिए हम ऐड नहीं कर सकते। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी यूनिट चेंज करेंगे। 1.8 लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? मिलीलीटर में, एमएल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक लीटर में कितने एमएल होते हैं? 1000। तो 1.8 लीटर में कितने एमएल होंगे? 1800, 1800 ml। यानी मास किसमें है, कितना है आपका? 1800 ग्राम। अब ये बताइए, मोल निकालने के लिए हमें गिवन मास किसमें यूज करना होता है? ग्राम में। मोलर मास में आपको डेफिनेशन क्या लिखाया था कि यूनिट मोल का मास कितना होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए, उसे कहते हैं मोलर मास। तो आप अपना गिवन मास को किसमें कन्वर्ट कर लिए? ग्राम में। मोलर मास हमें पता है वाटर की कितना आएगा? 18 ग्राम, ठीक है। मोलर मास पता चल गया। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1800 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, दैट इज इक्वल टू, डिवाइड कर दे कितना आया? 100 मोल आया। 100 मोल क्या है? 100 मोल H2O की बात हो रही है। 100 मोल क्या चीज है? H2O आया। अब इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमसे पूछा गया था, नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाओ करते। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na के बराबर। 100 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 100 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 100 Na क्या हुआ? आपके मॉलिक्यूल हुए। एक मॉलिक्यूल में टोटल बेटा एटम कितने हैं? 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन को। एटम काउंट करोगे तो कितना आएगा? 100 into 3, यानी 300 Na एटम्स। अब बताइए इसमें पूरे स्टेप में किस पॉइंट पे आपको डाउट है या पूछना चाहते हो? आ गया सर। आ गया, चलिए ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, जो नहीं किया हो या किसी कोई भी सर सर ये कह रहा हूँ सर, ये थोड़ा लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। 300 Na एटम्स कैसे आया सर, ये बता दो। अच्छा ठीक, देखो आपके पास कितना है बेटा? टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 100 Na के बराबर। ये स्टेप समझ में आ गया आपको? सर यस सर। ठीक, एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं? सर यही समझ में नहीं आया सर। H2O में आप बताओ टोटल एटम कितने हैं, बस सिंपल ये बताओ। सर 18। कितने एटम नो है? नो नो सर, सर वो तो मास है सर, सॉरी मैं सर। नंबर सर टू एटम H2O के और एक एटम O2 का, O का सॉरी सर, ऑक्सीजन का। 2 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम ऑक्सीजन का। यस सर। समझ में आई है? यस सर, 3 एटम सर। ओके सर, अब आ गया। 3 into 100 Na सर। सर हाँ जी, जो हमारा 1800 ग्राम निकला था सर, ये क्या था? 1800 ग्राम। 1800 ग्राम जो ये है। अच्छा ये जो है, ये आपका जो वेट यहाँ 1.8 लीटर दिया हुआ है ना, इस 1.8 लीटर H2O का वेट निकालोगे तो 1800 ग्राम आएगा। और 18 ग्राम उसका मोलर मास। 18 ग्राम उसका मोलर मास। तो आपको गिवन मास पता हो गया और मोलर मास पता हो गया। ओके सर। सर हाँ जी, सर ये लेफ्ट हैंड बॉटम में क्या लिखा हुआ है? 100 क्या हुआ? मोल H2O, 100 हाँ मोल H2O 100 हाँ, Na मॉलिक्यूल के इक्वल है, हाँ बिल्कुल। और 300 Na एटम। हाँ, टोटल नंबर ऑफ एटम 100 Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 300 Na एटम होंगे। ओके सर।
अब आगे चलें। किसी को कुछ और नहीं पूछना बेटा, डाउट पूछ लेना, कोई बात नहीं, भी आपके पास टाइम है। स्मॉल को थोड़ा सा स्लो लेके चलेंगे ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने वाई मैप डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब उस वाई मैप से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं सर। एसटीपी का बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी का फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा एसटीपी का कोई पर्टिकुलर ऐसे यूज नहीं है आपका कि एसटीपी का यूज क्या होता है। अभी आप जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ोगे आप एक पढ़ोगे गैसेस स्टेट। एनटीपी कंडीशन बेटा 1 atm प्रेशर और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एसटीपी एनटीपी बेसिकली बेटा हमने एक अपना स्टैंडर्ड डिफाइन कर रखा है। आप गैसेस स्टेट पे जैसे जाओगे ना, टेम्परेचर प्रेशर बदलने पे आपके नंबर ऑफ मोल्स आपके बदल जाया करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब ये नहीं है कंटेनर में हमने फिक्स एक हो लिया, सॉरी वॉल्यूम बदल जाया करेगा। जो हम वॉल्यूम लिख रहे हैं ना 22.4 लीटर, वो हम आपका स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहां हम देखेंगे एक ही मोल के लिए आपके वॉल्यूम अलग अलग आएंगे। हमने एक फिक्स अभी लिया है, जैसे हमने क्या लिया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। अब जैसे ही आप इन दोनों में वेरिएशन करना स्टार्ट करोगे आपका जो वॉल्यूम 22.4 लीटर स्टैंडर्ड आ रहा है वो बदल जाएगा। एक ही मोल के लिए वो कम ज्यादा हो जाएगा। अभी देखिए एनटीपी मैंने बताया था कि 22.7 हो जाता है जबकि सिर्फ हमने टेम्परेचर चेंज किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 gas at STP। एक मिनट, आप में से कोई नया स्टूडेंट है क्या जो आज ही आया, पहला लेक्चर है जिसका? कोई ऐसा है क्या? अच्छा आर्यन आप हो, ठीक है। तो चलिए मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक वाई मैप बता देता हूँ। तो पूरे मूल कॉन्सेप्ट का जितना मैंने पढ़ा उसका समराइजेशन फॉर्म था, फिर आपको आसानी होगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। एक वाई मैप मैं दोबारा बता देता हूँ, जिस बच्चे ने भी लिख लिया है समझ में आ गया तो 1 मिनट लगेगा, मैं बता देता हूँ। देखिए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसके लिए 3 अलग अलग चीजें हमने डिफाइन की थी। एक था कि अगर आपको मास गिवन हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे, अभी सोचेंगे कैसे करना है। आप ये बस मैप बना लेना। अगर हमें मास गिवन है या फिर ऐसे कहते हैं वेट गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स की तरफ आने के लिए हम क्या करते हैं, मोलर मास से डिवाइड करते हैं और नंबर ऑफ मोल से वेट की तरफ जाने के लिए क्या करते हैं, हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देन अगर हमें वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना हो या वॉल्यूम एट एसटीपी से नंबर ऑफ मोल जाना हो, नीचे क्या लिखा हमने, वॉल्यूम एट एसटीपी। नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम एट एसटीपी जाना हो तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 22.4 लीटर से। और वॉल्यूम एट एसटीपी से नंबर ऑफ मोल जाना हो तो डिवाइड किससे करेंगे, 22.4 लीटर से। फिर हमने पढ़ा था एक नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए। एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल कह लीजिए या एटम कह लीजिए, मॉलिक्यूल कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। इसके लिए हमें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल से हमें इधर जाना है तो हम क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से यहां आना है तो Na से डिवाइड करेंगे। Na की वैल्यू किसके बराबर होती है,
6.02 into 10 to the power 20। ये बस नंबर को रिप्रेजेंट करता है उधर। ठीक है, आप बस यहाँ तक ये फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ आप उसे सॉल्व। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स present in 120 gram of CH3COOH। चलिए इसका आंसर बताइए। हो रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। कई बच्चों का आंसर आ गया है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे कितना कहा है, 120 ग्राम ऑफ है। सबसे पहले इसका आप मोलर मास निकालो। तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करना है, आप मॉलिक्यूलर वेट निकालो, जो एमयू में है 100 ग्राम में लिख दो, वही आपका मोलर मास होता है। ठीक है, इसका मोलर मास निकालो, कितना आएगा, 60 ग्राम। कैसे आया, कार्बन 1 है, 12 3 15 12 27 और 32 59 और 1 60। ठीक है, टोटल 60 एमयू मॉलिक्यूलर वेट आता है इसका, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में, तो टोटल मोलर मास किस में आया, 60 ग्राम। 120 ग्राम का है, दैट मींस मोल्स ऑफ CH3COOH अगर आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, जितना आपको वेट गिवन हो डिवाइडेड बाय 60। देखिए वेट से हमें कहा आना है, नंबर ऑफ मोल्स की तरह आना है, हमने मोलर मास से डिवाइड कर दिया, हमें कितने मोल मिल गए, 2 मोल मिल गए। अब आप अपने इस बीच वाले चौराहे पे आ चुके हो, अब यहाँ से चेक करो आपको जाना कहाँ पे है। तो हमसे क्या कहा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, हमें कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ यूनिट, सब कुछ होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो एक मॉलिक्यूल में टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 2 मोल का मतलब बेटा CH3COOH से कितने मॉलिक्यूल है, सबसे पहले ये देखो, 2Na मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH। यहाँ तक क्लियर हो गया, हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गया था, यहाँ से यहाँ जाना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2Na मॉलिक्यूल हो गया। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, टोटल मॉलिक्यूल कितने, 2Na, दैट मींस आंसर आपका क्या आएगा, 4Na मॉलिक्यूल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटा यहाँ तक किसी कुछ पूछना है, चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इस मैप को मैं भी बना रहने दे रहा हूँ। सर यूरिया का मोलर मास क्या होगा? बेटा लिख लो, अगला सवाल उसी पे दे देता हूँ लोग। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट। हाँ पहला वाला रह गया था। क्या था,
Calculate the calculate the volume of CO2 gas at STP. Which contains 10 Na oxygen atom, ऐसा कुछ था। नहीं सर, ये था calculate the volume of CO2 gas at STP. कुछ तो गिवन होगा आपको। इतने में आप रुक गए थे सर बीच में। अच्छा मैं इधर ये में रुक था। गया था। ठीक है, फिर मैं पूरा कर देता हूँ। Calculate the volume of CO2 at STP which contains 10 Na atom of ऑक्सीजन। चलिए बताओ से तसल्ली से इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ग्यारह पॉइंट दो 22.4 आंसर किसी का नहीं है। आंसर सबका गलत। 224.133 बेटा 224 वाला थोड़ा सा और जोर लगाओ, सही जा रहे हो लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया है। जिनका 224 आया है बेटा घुटने पे और जोर डालो, सही आएगा आंसर। क्या हुआ, करेक्ट नहीं आया 224 वाले जो भी थे? नहीं सर 224 ही आ रहा है। 224.133। नहीं नहीं, अब बढ़िया आंसर आएगा, अच्छा गिनती वाला आंसर आएगा। नहीं यार चलिए मैं बताता हूँ, अभी 224 वाले फिर सोचेंगे। देखो आपसे क्या कहा हुआ है, 10 Na एटम ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर आपके पास टोटल 10 Na एटम ऑफ ऑक्सीजन है तो बेटा अगर मैं इसको मिला करके O2 बनाना चाहूं तो O2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 5 Na के बराबर। यहां तक सही है? अच्छा किसी ने कुछ कोशिश की, किसी ने कुछ आंसर दिया? 112 अभिषेक सिंह, वाह बहुत जल्दी आंसर आता गया, आपका सही आया, बहुत बढ़िया। चलिए 10 Na ऑक्सीजन एटम है, अगर मैं इससे O2 बनाना चाहूं तो मुझे कितने एटम मतलब कितने पैकेट बनाने पड़ेंगे? तो 5 Na पैकेट बनाने पड़ेंगे। सबने मन में दिया था, सही बात, लेकिन हमें बनाना क्या था ना, हमें O2 चाहिए था ना। तो जितना आपको रिक्वायर्ड होगा आप उतने एटम्स के पैकेट बना दोगे। अगर सपोज आपके पास H2SO4 के लिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देता हूं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल H2SO4
उसमें कितने ऑक्सीजन है? 12 Na ऑक्सीजन एटम। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन देता तो आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम उसने गिवन कर दिए, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 4 है। यानी जो आपको सेपरेटली ऑक्सीजन एटम दे रखे हैं उसको 4 के पैकेट बना दो। 4 के पैकेट बनाओगे तो पैकेट टोटल कितने बनेंगे? 3NaO4 बनेंगे। तो बेटा इसमें O4 का एक पैकेट बना दिया। H2SO4 में O4 कितने पैकेट मिलते हैं? एक पैकेट मिलता। तो 3Na में H2SO4 कितना मिलेगा? 3Na। आपका सीधा 3 मोल आंसर आ जाता। बाकी दूसरा तरीका मैं अप्रोच बताऊंगा अभी। देखिए 10Na ऑक्सीजन एटम है, O2 कितने बनेंगे? 5Na। ठीक। अब बताइए एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने O2 मिलते हैं? एक O2 मिलता है, ठीक है। देखिए 5NaO2 का मतलब कितने मोल हो गए बेटा? 5 मोल ऑफ O2 हो गए, ठीक है। 5 मोल ऑफ O2 हो गए। अब 1 मोल CO2 में से O2 कितने मिलेंगे? 5 मोल। 1 मोल मिलेगा, यानी इसको उल्टा एरो बना दो। तो 5 मोल O2 कितने में CO2 में से मिलेगा? आंसर है 5 मोल CO2। हमें पता चल गया CO2 कितना मिला है? 5 मोल मिला है। तो 5 मोल का एसटीपी पे वॉल्यूम निकालोगे क्या करना पड़ेगा? 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर क्या है? 112। हमारे यहाँ सर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं लगा सकते? नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है बेटा। आपको एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर रखा है, क्या जरूरत लगाने की? इक्वल टू एनआरटी तब लगाएंगे ना, प्रेशर वॉल्यूम कुछ टेम्परेचर में कुछ बदलेगा तब सोचेंगे, अभी जरूरत नहीं है लगाने की। सर माइक म्यूट। चलिए एक दो बच्चों को नहीं समझ में आया, पहले मैं ये मेथड समझाता हूँ फिर दूसरे पे आता हूँ। देखिए हमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने के? ऑक्सीजन एटम 10 Na के बराबर है। आप Na से डरा मत करो, ये Na आपकी केमिस्ट्री का टर्म है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अभी आप मैं आपको Na हटा करके लिखूँ ना तो सबके आंसर आएंगे, ठीक है। लेकिन Na लगते ही सबको केमिस्ट्री वाला डर लग जाता है, ये Na क्या आ गया, क्योंकि हम इसके साथ यूज टू नहीं है ना अभी इतना। समझिएगा 10 Na ऑक्सीजन एटम कहाँ है? दैट मींस अगर मैं दो दो ऑक्सीजन के पैकेट बना दूं, ठीक है, तो मतलब क्या बनेगा? O2 बनेगा। तो दो दो ऑक्सीजन के पैकेट बना के अगर मेरे पास 10 ऑक्सीजन एटम थे तो दो दो के पेयर कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। तो कितने हो गए? 5 Na हो गए। 5 Na मॉलिक्यूल ऑफ O2। अब 5 Na से हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। हमें ये पता है कि यहाँ से ये आना है, तो अब क्या करोगे? Na से डिवाइड कर दो। हमें पता चल गया कितने O2 है हमारे पास? 5 मोल। ठीक, हमने ये O2 क्यों निकाला? क्योंकि हमें CO2 में O कितने चाहिए थे? 2 चाहिए थे, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं, एक अगर CO2 रहता है तो उसमें O2 कितना मिलेगा? 1 मोल। ठीक, उल्टा देखो, 1 मोल O2 कितने से मिलेगा? 1 मोल CO2 से मिलेगा। यानी 5 मोल अगर O2 होता तो CO2 कितना होगा? 5 मोल होगा। तो 5 मोल CO2 रहा, ठीक। 1 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होता है? एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है, किसी भी गैस का 22.4 लीटर होता है। तो 5 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 5 × 22.4 दैट इज 1.2 लीटर। अब समझ में आ गया बेटा? चलिए दूसरा एक और मेथड बताता हूँ आपको। देखिए आपसे क्या कहा हुआ है
कितना है CO2 10 Na ऑक्सीजन एटम का 10 Na वो एटम्स का होगा। आप पैकेट बनाने की बजाय ना सीधा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो। 10 Na ऑक्सीजन एटम का मतलब कितने मोल ऑक्सीजन एटम हो गए, दैट इज 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। हमसे क्या कहा 10 Na ऑक्सीजन एटम से Na से डिवाइड कर लिया, हमें सीधे ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब शुरू हो जाओ। 1 मोल CO2 से हमें कितना मिलता है, 2 मोल ऑक्सीजन एटम मिलेगा। सिंपल मैथ जैसे पढ़ते हैं उस टाइप की। 1 मोल CO2 से कितने मोल ऑक्सीजन एटम मिलेगा, 2 मोल मिलेगा। तीर उल्टा लगा दो। 1 मोल ऑक्सीजन एटम से CO2 कितना मिलेगा, आधे मोल CO2 मिलेगा। यानी 10 मोल ऑक्सीजन एटम से CO2 कितना मिलेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 मोल ऑफ CO2। 2 से काट दिया, कितना है ना 5 मोल ऑफ CO2। 1 मोल CO2 गैस का वॉल्यूम कितना होता है, यानी 1 मोल CO2 गैस का वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर। यानी 5 मोल का कितना आएगा, तो 5 × 22.4 दैट इज 112। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब तो आगे चलते हैं। अभी मोल और वॉल्यूम से थोड़ा सा आगे निकलते हैं। आपको मैंने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा दिया था, ये PV = nRT वाला। अब हम चलते हैं आपके कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। उसका क्या काम आएगा अभी देखते हैं। बेटा ये नोट कर लिया सबने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक से, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड आवाज सबको क्लियर आ रही है ना भाई? नहीं आ रही? अब आई थिंक क्लियर होगी। बेटा आर की वैल्यू मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि आर की वैल्यू जब प्रेशर एटीएम में लेते हैं तब क्या होता है, वॉल्यूम जब हम लीटर में लेते हैं तब क्या होता है, टेम्परेचर हम केल्विन पीवी की वैल्यू जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे हम आर की वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, तो आप पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको आर की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हम आते हैं आपके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाले कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काउंट करना सीखेंगे।
देखिए किसी भी एटम का आपका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होता है, कोई एक एक्स लिखा हुआ है, यहाँ जेड, यहाँ पर ए, या फिर ऐसे भी लिखा होता है जेड एंड ए, ठीक है, जेड एक्स ए या जेड एक्स ए। आपका ये जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ए क्या होता है, ये आपके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। इसी की एक दूसरी टर्म कहते हैं मास नंबर। हालांकि दोनों टर्म अलग अलग होती है, अलग अलग किस सेंस में होती है मैं बता देता हूँ। देखिए जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटम में जितने एलिमेंट होते हैं सबका मास जोड़ते हैं, यानी एटम में आपके क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तीनों के मास को हम एडअप करते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो भी मास आएंगे सबके अलग अलग हम उनको एडअप करते हैं, ठीक है। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बेटा आप में से कोई एक लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन बताओ कितना आता है। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.672, ठीक है। सेम लगभग अप्रोक्सीमेट सेम होता है, अगर आप बिल्कुल पॉइंट में नहीं जाएंगे तो 1.67 इसका मास होता है, 1.68 के समथिंग उसका मास होता है। तो न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, लेकिन अभी छोड़िए, हमें उससे काम नहीं है अभी। 1.67 या फिर 66 लिख देते हैं, 10⁻⁻24 ग्राम। अब बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। चलिए इलेक्ट्रॉन वाला कोई बता दीजिए। 9.10 हाँ 9.1 into 10⁻⁻31 क्या kg। केजी, ठीक है, गुड। अब आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। देखिए अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन को देखेंगे तो ऑलमोस्ट आसपास है, ठीक है, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 10⁴ टाइम्स कम है, मतलब 10⁻⁻24 ये, 10⁻⁻24 ये 10⁻�28 है। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक नंबर 1 है, दूसरा नंबर 1 है, तीसरा नंबर मेरे पास क्या 0.00001, 4 हो गए, 5 हो गए ये। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आप अप्रोक्सीमेट क्या लिखोगे, 2 के बराबर ही लिखोगे। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू काफी नेग्लिजिबल है। मास नंबर में हम यही करते हैं। मास नंबर क्या होता है, बेसिकली नंबर क्यों रिप्रेजेंट करता है, हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हम कैसे लिख पाते हैं, हम ये जो टोटल वैल्यू है इसको 1 AMU की वैल्यू देखो यही होती है, 1 AMU की वैल्यू यही होती है ना। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 या एटॉमिक वेट 16। अगर मैं इसमें कहूँ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको बताने हैं एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको बताने हैं, ये पहले मैं सेपरेट करता हूँ, फिर मैं इसको मास के साथ रिलेट करूंगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन की बात करते हैं। चलिए किसी को पता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे? ठीक है, हम कैसे निकालते हैं वो समझिएगा। जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और जो भी आपका मास नंबर होगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, इसका मास नंबर कितना 16। ठीक है, यानी मास की वैल्यू अगर आप लिखेंगे मास नंबर 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 8 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें नहीं पता, यानी न्यूट्रॉन कितने आएंगे हमारे पास 8। न्यूट्रॉन कितने आ गए 8। अभी इलेक्ट्रॉन की हम बात नहीं कर रहे, अभी इसको मैं मास के साथ रिलेट करता हूँ। देखिए अगर हमारे एक न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, या फिर कह दीजिए हमारे एटम में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, तो टोटल मास अगर आप लिखोगे तो किसके बराबर आएगा बेटा, जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है सब, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास इक्वल कंसीडर करता हूँ क्योंकि पॉइंट का डिफरेंस है तो मैं मान लेता हूँ कि अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ये टोटल कितना आएगा 16 इंटू
1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर आएगा। अगर मैं इसको एक चीज लिख दूं, ये 16, ये बेटा वैल्यू क्या लिखी हुई है? AMU AMU की, यानी 16 AMU। ठीक है, हमने क्या किया, मास नंबर पहले लिखा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर दिया। अब हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 के बराबर होता है। तो हमने 16 AMU रिप्रेजेंट कर दिया, उनकी वैल्यू पुट कर दी। जब एटॉमिक मास की बात, सर आपका माइक म्यूट हो गया। चलिए, तो टोटल मास हमारा किसके बराबर आता है, 16 AMU के बराबर। इसलिए हमारा मास नंबर और एटॉमिक मास की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। एटॉमिक मास में आपने किसको इंक्लूड किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आपने बाद में नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट क्या किया, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन जो था वही हमने दोनों ऐड किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम था, तो मास नंबर की वैल्यू और एटॉमिक मास की वैल्यू आपकी सेम आती है। वैल्यू सेम आती है मतलब मैं नंबर में बता रहा हूँ सेम आती है, ये नहीं कह रहा वैल्यू एग्जैक्ट सेम आती है। मास नंबर हमारा कितना आता है, 16, और एटॉमिक मास हमारा कितना होता है, 16 AMU। ठीक है, ये मास नंबर की नंबर वाली वैल्यू सेम होती है बस। ठीक है, अब हमें पता है कि मास हम AMU में लिखते हैं, तो जो मास नंबर निकाला उसी को AMU में आप लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा मास पॉइंट में क्यों आता है। जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड ही कर रहे हैं तो 16 इंटू 1.66 समथिंग आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट 16 कैसे आता है, या 16 तभी आ गया, 16 पॉइंट समथिंग कैसे आएगा, क्योंकि आप पीरियडिक टेबल देखोगे तो उसमें मास आपको लिखा हुआ मिलेगा हाइड्रोजन का 1.008 ऐसे कुछ मिलेगा। ये पॉइंट कहाँ से आता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लिए सब लोग, फिर आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बेटा किसी का माइक चालू है क्या? चलिए नोट कर लिया सबने? डन, ठीक है। अब एक तीसरी चीज पे हम आते हैं, इलेक्ट्रॉन पे। फिर हम इसी टाइम फिर वापस से इस बार एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन। 2 एग्जांपल लेते हैं, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2-। ठीक है, देखिए अगर हमसे बात करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो पहली बात ये कि अगर हमारे टोटल एटम न्यूट्रल है, ठीक है, अगर एटम हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। तो हमारे एटम में पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, प्रोटॉन होता है। ये बात सबको पता है ना कि हमारा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन 0 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही प्रोटॉन का भी होता है अपोजिट साइन के साथ।
मैं लिख देता हूँ इस पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, सी का मतलब होता है कूलॉम्ब, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ओवरऑल चार्ज जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमें एटम कैसा मिलता है, न्यूट्रल मिलता है, ठीक है। तो अगर हमारा एटम न्यूट्रल है, दैट मीन्स जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा एटम न्यूट्रल है तो, ठीक है। अगर हमारा एटम चार्ज है, एटम पे क्या है, चार्ज है, कैसा चार्ज है, दो टाइप के हो सकते हैं पॉसिबल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे इसमें नेगेटिवली चार्ज है, मान लो मैंने एक ओ पॉजिटिव एटम ले लिया है, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज कब होगा वो समझिएगा। देखिए मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन एटम है बिल्कुल इनिशियली ओ 816 है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 8। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आप बताओ एक लोग कोई। 8 होंगे सर। 8 ही होंगे, न्यूट्रल है। अब ये बताइए, अगर मैंने इस पे निगेटिव चार्ज लगा दिया, जैसे ओ पे मैंने -2 लगा दिया, तो प्रोटॉन बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, इसको हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। और जब तक न्यूक्लियस में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज किसको करेंगे, इसको। -2 आने का मतलब पॉजिटिव हमारे पास 8 है, इसका मतलब निगेटिव वाला बढ़ गया, तभी तो टोटल में माइनस हमको एटम पे दिख रहा है। यानी प्रोटॉन तो हमारे पास बेटा हर केस में 8 ही रहेगा, हम प्रोटॉन नहीं बदल सकते, इलेक्ट्रॉन बदल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया अभी, 10 हो गया, ठीक है। तो आप प्रोटॉन को मत घटाइएगा, कुछ भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा प्रोटॉन को 8 से घटा के 6 कर दिया, वैसा मत कीजिएगा, एटॉमिक नंबर बदल जाएगा आपका, एटम ऑक्सीजन से किधर चला जाएगा, कार्बन पे, ठीक है। तो एटम बदला जा सकता है। फिर अगर हम कहते हैं ओ पॉजिटिव, अभी भी हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं, इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए होंगे, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स प्रोटॉन अब डोमिनेंट है, कितना डोमिनेंट है, एक ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 7। इसी को हम लोग फॉर्मूले की टर्म में लिख लेते हैं। अगर एटम पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ऐसे लिख लीजिए, जितना टोटल चार्ज आपको लगा हुआ मिलेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता होता है, आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो टोटल चार्ज जितना चार्ज रहेगा, आपको पॉजिटिव नेगेटिव में जो भी दे रखा हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इस फॉर्मूले पे हम आते हैं। अगर हमसे क्या कहा हुआ है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ, यानी O2 माइनस का हुआ है, ठीक। तो नेगेटिव वाला चार्ज है, तो टोटल चार्ज का मतलब कितना चार्ज है, आप पे -2 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हमें नहीं पता है, सॉरी चार्ज कितना है 2 का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आएंगे, 10 के बराबर। आप ऐसे जरूरी नहीं है फॉर्मूला लगाओ, आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ किया ना, ये जो यहाँ लिखा है वही मैंने उधर लिख दिया, ठीक है। तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, ये मेथड आपको ज्यादा आसान भी लगेगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज रहा, तो चार्ज कितना हमारे पास, +1, या फिर ऐसे सिंपल आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। तब बड़ा कौन रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बड़ा रहेगा, माइनस क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो सकता है, 8। सर फॉर्मूला शायद मैंने ऊपर नीचे लिख दिया क्या,
नहीं सही लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। हमें ये नहीं पता कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आओगे तो इक्वल टू कितना आएगा, 8 माइनस 1 कितना आएगा, 7। ठीक है, तो आप फॉर्मूला चाहिए तो वो अप्रोच कर सकते हो, नहीं चाहिए तो ये अप्रोच कर लो। आपसे पेपर में पूछने नहीं जाएगा कौन किससे आपने आंसर बताया। सर हाँ जी, सर इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज में माइनस लगाया जाता है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? बेटा चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज की दोनों वैल्यू हो सकती है, पॉसिबल होती है। सर उनके जो रिलेटिव डिफरेंस होता है उसके लिए नेगेटिव लगाया जाता है? हाँ जी, ओके सर। अरे चार्ज में चिंता मत करो, आपको डिटेल में मिलेगा, 12th का पहला चैप्टर वही है। सर एक बार रिपीट कर दो इसमें। वो ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन एक बाहर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज आता है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो गया तो नेगेटिव चार्ज आता है। सर जो बिना फॉर्मूले वाली अप्रोच थी उसे एक बार रिपीट कर दो। कर सकते बिल्कुल। देखो 8 और 16 का आपके पास है, ठीक है, तो इसमें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, इसमें 8 प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो मैं कह रहा हूँ आप प्रोटॉन को टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब पॉजिटिव तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, मतलब 8 हमारे पास कांस्टेंट है। नेगेटिव कब बढ़ेगा, जब आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे। तो न्यूट्रल में कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो नेगेटिव चार्ज में क्या करना है, आपको 2 बढ़ा देना है। अब फिर पॉजिटिव चार्ज अगर लगाया तो प्रोटॉन आपके पास 8 है, फिर मैं कह रहा हूँ प्रोटॉन आप टच नहीं करोगे, तो प्रोटॉन टच नहीं कर सकते, फिर पॉजिटिव कैसे आया, अगर ये 8 कांस्टेंट है इसका मतलब आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी कितना आया, 7 आया। अब समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, हाँ बेटा वैलेंसी से ही निकाल सकते हो, तो वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट यहीं से आता है ना। आपके पास 8 प्रोटॉन है, न्यूट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शुरू हो जाओ भरना, 2,6 भरेगा तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, दूसरा एक सबसे सिंपल, आप एक और चीज अगर यहाँ से देखना चाहो तो आप समझ सकते हो, जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन घटेगा। एक लाइन में आंसर। दोबारा समझिए, नेगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन घटेगा न्यूट्रल एटम से। चलो देखो, पहले कितना था, 8 इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव बढ़ाया तो हमें क्या बढ़ाना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। कितना नेगेटिव लगाया, 2, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ गया होगा। अभी न्यूट्रल से पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन हमें घटाना है कि पॉजिटिव, हमें जो भी इंटरफेयर करना है इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन में से एक घटा दो, कितने बचे, 7। एक लाइन का आंसर है, और आपको यही लास्ट वाली एक लाइन वाला अप्रोच करना है, आपको इसमें से कोई अप्रोच नहीं रखना है। लास्ट में जो मैंने एक लाइन बोली है आप उसी को अप्रोच रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हो गया प्रोटॉन, नोट कर लिया सबने? चलिए अब आप लोग को बताना है कि मैं 3-4 एटम और मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, आपको उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका नाइट्रोजन तो हो गया, ऑक्सीजन हो गया 7-14, बोरॉन 5-11, ठीक है, एल्यूमिनियम 13-27। आपको क्या बताना है, प्रोटॉन बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। ठीक है, देन एल्यूमिनियम 3+, ये भी क्या है 13-27, नाइट्रोजन पे 3-, ये भी क्या है 7-14, ठीक है, क्लोरीन पे माइनस, ये क्या है 17-35,
ठीक है। देन आपका CO2 CO3 2 माइनस, ठीक है। एक और लिख लेते हैं SO4 2 माइनस। ये मॉलिक्यूल वाले हम डिस्कस करेंगे, ये पहले आप 5-6 शुरू वाले लिखें, इनकी वैल्यू लिख लीजिए 1 मिनट में। तो ऊपर वाला दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, अब दिख रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया होगा सबने कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, मिलाइएगा सब लोग। नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, ठीक है। बोरान में नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 5। एल्यूमिनियम में 13, 14, 13। एल्यूमिनियम प्लस 3 में 13, 14, 10। नाइट्रोजन में 7, 7, 10, हाँ 10। क्लोरीन में 17, 18 और 18। चलिए एटम्स में जिसको किसी भी पार्ट में डाउट है पूछ सकते हैं। 6 एटम के मैंने लिखे हैं, 6 में से किसी को कोई प्रॉब्लम? सर Al प्लस 3 वाला बता दीजिए। कौन से वाले पार्ट में? देखिए एटॉमिक नंबर 13 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 13, मास नंबर 27 यानी 13 में कितना जोड़ोगे 27 से 14 यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 14। कैसे निकाला हमने मास नंबर का? फॉर्मूला क्या लिखा था? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमें पता चल गया 13, मास नंबर हमें पता है 27 है, तो न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आएंगे 14। न्यूट्रल एटम में कितने प्रोटॉन है? 13 है। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 13 थे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने निकाल दिए? 3 निकाल दिए। तो 13 पहले न्यूट्रल में थे, 3 निकालने के बाद कितने हो गए? 10 हो गए। ओके सर। सारे पार्ट हो गए कंप्लीट। मतलब जो ये 6 मैंने लिखे इसमें से किसी कोई डाउट नहीं है ना? चलिए बाकी 3 डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूँ। आंसर लिखता हूँ पहले तो, फिर देखते हैं। मैच करना सब लोग। 8 2 16 6 22, ये भी 22 मार्क को दे देगा। हाँ 22, ये भी 22 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? वो भी 22। ठीक है। फिर CO3 2 माइनस की बात करते हैं। तो 8 दूनी 24 और 6 30
ये भी 30 और ये कितना आएगा 32। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो 8 चौके 32 और 16 48 48 और ये कितना आएगा 50। यहाँ से कुछ लोगों ने कर लिया होगा, इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो समझ में नहीं आया। हाँ बेटा मैं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ आंसर लिखा हूँ जिसने मिलाया है, मतलब जिसने कर लिया होगा उसके लिए। बाकी मैं दोनों पार्ट समझाऊंगा, एक आपसे पूछूंगा। चलो सबसे पहले हम लोग CO2 को ब्रेक करते हैं। ठीक है, CO2 को ब्रेक करोगे तो इसमें क्या क्या आइटम है, कौन कौन से? कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। अगर मैं कार्बन की बात करूं बेटा, कार्बन न्यूट्रल होता है, जिसके पास कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। क्यों? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। ठीक है, ऑक्सीजन के अगर एक एटम की बात करता हूँ, सिर्फ एक एटम की, तीसरा हमें पता है कि 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये न्यूट्रल होता है तो। यहाँ इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं बेटा तो सबको लेके चलते हैं। जब फैमिली में रहते हैं तो सब लोग एक साथ आते हैं। ठीक है, अभी तो अलग अलग काउंट हुए थे, अब क्या करेंगे? हम सबको एक साथ काउंट करेंगे। तो कार्बन कितने बेटा? एक ही है, तो एक कार्बन है, यानी कितने प्रोटॉन हो गए? 6 प्रोटॉन हो गए। किसकी वजह से? 1 कार्बन की वजह से। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। एक ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं, प्लस कितने हो गए? 16 प्रोटॉन। रीजन क्या रहा? हमारे पास 2 ऑक्सीजन थे, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए? 22 प्रोटॉन। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। ये प्रोटॉन हो गए, तो 6 न्यूट्रॉन कार्बन से, मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप में से जिसको प्रॉब्लम होगी बताएगा। 16 न्यूट्रॉन ऑक्सीजन से, टोटल कितने हो गए? 22 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। 6 इलेक्ट्रॉन किसके? एक कार्बन के। 16 इलेक्ट्रॉन किसके? 2 ऑक्सीजन के। टोटल कितने होंगे? 22 इलेक्ट्रॉन। पहला आंसर, दूसरा आंसर और तीसरा। चलिए बेटा, नोट कर लिया सबने? आगे चले। ठीक है, अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं। CO3 2 माइनस में करता हूँ, नहीं सल्फर वाला करता हूँ। CO3 2 माइनस वाला आप बताना। सल्फर वाले के साथ बात करते हैं। SO4 2 माइनस, इसमें आइटम क्या है? सल्फर है और ऑक्सीजन है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, ऑक्सीजन का 8 और 16। अगर मैं सल्फर की बात करूं तो इसमें कितने? 8 प्रोटॉन है, सॉरी 16 प्रोटॉन है, 16 न्यूट्रॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन है। इसकी अगर बात करता हूं तो 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन 16 प्रोटॉन किसकी वजह से है? एक सल्फर की वजह से।
प्लस 32 प्रोटॉन किसकी वजह से हैं, 4 ऑक्सीजन की वजह से। तो टोटल कितने प्रोटॉन हो गए बेटा, 48। ठीक, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो 16 न्यूट्रॉन किसकी वजह से है, एक सल्फर है हमारे पास इसलिए 16 न्यूट्रॉन नहीं सेफ हुए। 8 न्यूट्रॉन है ऑक्सीजन, लेकिन कितने हैं, 4, तो हर एक एटम में 8, यानी टोटल कितने न्यूट्रॉन हो गए, 32 न्यूट्रॉन हो गए। क्यों, हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है। इन दोनों को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, इसलिए हम नहीं करेंगे। ठीक है, चार्ज घटाओ बढ़ाओ कुछ भी करो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन में 16 इलेक्ट्रॉन तो सल्फर के हैं, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं। टोटल कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए 4 ऑक्सीजन की वजह से। कितना आता है, 48 इलेक्ट्रॉन आता है। कब आता है, जब एटम आपका क्या हो, या मॉलिक्यूल क्या हो, न्यूट्रल हो। अभी हमारा मॉलिक्यूल क्या है, निगेटिवली चार्ज है। तो न्यूट्रल पे 48 इलेक्ट्रॉन थे, निगेटिवली चार्ज जितना आया होगा वो क्यों आया होगा, अगर हमने इलेक्ट्रॉन बढ़ाए होंगे तभी तो निगेटिव चार्ज आया होगा। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ाए हैं, आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाए हमने। तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो 48 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल पे आते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, SO4 2 माइनस। 48 इलेक्ट्रॉन कब आते हैं, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ SO4 होता है। अभी क्या SO4 2 माइनस, हालांकि SO4 होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, SO4 2 माइनस होता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ऑक्सीजन पे होता है वो नेगेटिव चार्ज। अभी कोई नीड नहीं है, बाद में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज किसके पास कब और क्यों जाता है। ठीक है, अब बीच वाले का आंसर आप क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लो, CO3 2 माइनस का। आ गया सबका आंसर, किसी को पूछना नहीं है CO3 2 माइनस वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि देखिए अभी तक आपका सवाल टॉपिक वाला नहीं है, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में घूम रहे थे। अब मोल के साथ इसको रिलेट करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, कैलकुलेट number of electron in 19 ग्राम ऑफ CO4 3 माइनस। इसका वेट होता है टोटल 3164, फॉस्फोरस का होता है 1531 और ऑक्सीजन का होता है 816। क्वेश्चन लिख लीजिए, 10 सेकंड का सिर्फ 20 सेकंड का टाइम है, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ के सोच लीजिए। करूंगा तो मैं ही इस सवाल को मैं बताऊंगा। नहीं बेटा, शेयरिंग की वजह से नहीं आता है, वो जो -3 चार्ज है ना, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे वो क्यों आता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। शेयर की वजह से तो बॉन्ड बनते हैं, जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करता है तो जो आप बॉन्ड देखते हैं ना कि ऐसे CH4 में ये कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, हाइड्रोजन, तो एक तरीके से ये अपना हाथ इस पास पे पकड़ा रखा है बस, और कुछ नहीं है, तो इसे शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, वो बनते हैं।
वो शेयर की वजह से नहीं नेगेटिव चार्ज आता है, वो चार्ज किसी और वजह से आता है। चलिए देखते हैं आपसे क्या कहा हुआ, 19 ग्राम ऑफ PO4 3-। बेटा अभी तक हमने जितना पढ़ा हो सबका सब किसके लिए पढ़ा था, सिर्फ एक एटम या एक मॉलिक्यूल के लिए। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं। अब हमसे हमें से अगर पता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाते रहो, जितना बढ़ाओगे उतना एक में जितने होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, PO4 3- पहले सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ PO4 3- ये मैंने आपको सिखाया, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे PO4 3- में। 19 × 32 50। कैसे, 8 चुके 32, 15 47। फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। क्यों, फॉस्फोरस अकेला है। ऑक्सीजन में कितने होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन में, 4 ऑक्सीजन में। टोटल कितने होंगे, 47। 3 नेगेटिव चार्ज लगा यानी कितने होंगे, 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक मॉलिक्यूल में कितने बेटा, 50 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, हमसे क्या कहा हुआ, 19 ग्राम ऑफ PO4 3-। इसको आप अलग से डब्बे में बंद करके रख दो, मतलब इसको भी बाद में निकालेंगे। ठीक है, अब आओ कि हमें ये देखो, पहले चेक करो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है कितने। तो ये हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, तो बताएगा। सर पहले मोल्स निकालेंगे फिर एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत बढ़िया, पहले हम क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। तो 19 ग्राम ऑफ PO4 3-, अगर इसके मोल निकालोगे तो गिवन मास डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास आप निकाल सकते हो। 31 इसका, 16 चौके 64, यानी टोटल मोलर मास कितना आएगा, 95 ग्राम। ठीक, कितना आया, 1/5 मोल। इतने तो हमारे पास PO4 3- हो गए। 1/5 आ रहा, 0.2, 0.1 नहीं। ठीक है, चलिए 1/5 मोल ऑफ क्या है हमारे पास, PO4 3-। यानी अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात, अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करूं तो हमारे पास कितने आएंगे, 1/5 मोल है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या करते हैं, जितना मोल हो और Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए, मतलब सिंपल सी बात है। अब मुझसे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा, ठीक, हमें पता है एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, Na/5। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, जितने हमें मॉलिक्यूल दिए हैं मल्टीप्लाई बाय जितने हमारे पास एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि आंसर क्या आया, 5 × 50, 10 Na। चलिए ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, ठीक, क्या डाउट पूछिए। बेटा जरूरी नहीं है टेक्स्ट से ही पूछो, माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। उल्टा अगर माइक अनम्यूट करके पूछते हो तो मुझे ज्यादा डाउट समझ में आते हैं। डन, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा टिपिकल है ये, कोई और मेथड है नहीं बेटा, कोई और मेथड नहीं है।
इसका और शॉर्टकट में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको नंबर ऑफ मोल पे जाना पड़ेगा। हाँ ये है कि आपको अप्रोच अगर समझ में आ रही है कि हाँ कैसे कैसे गए हैं, तो आपको पेपर में मैं गारंटी दे रहा हूँ आप 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखोगे। सर ठीक है, इसका लास्ट लंबा वाला थोड़ा आपको स्टेप अभी बता दिख रहा दो। है, शुरू में टेबल भी बहुत बड़ी लगती है, 2 की, 10 की, 12 की, 13 की, बाद में जब याद हो जाता है तब लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। तो वैसे ही आपका चैप्टर भी है। मोल कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया, आपको 2 साल तक कुछ नहीं रिवाइज करना पड़ेगा, वो आता रहेगा घूम घूम करके। ये वही टेबल है जो 7वीं 8वीं में काम आता है, उसी टाइप का कुछ है। ये वो आपका बेसिक चैप्टर है जो पेपर में कभी नहीं पूछेगा। मतलब इसके क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते हैं मेंस वगैरह में, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप चैप्टर बाकी चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे फिजिकल केमिस्ट्री के। जैसे आपका थर्मो हो गया, थर्मो क्या कम, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आईआईटी का। आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गए, वो सारे चैप्टर सब चलेंगे किससे, इन्हीं से चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे बाकी चैप्टर डिराइव होते हैं। फिर जब मैं वहां बताऊंगा कि 1 मोल से अल्फा गया, बीटा गया, गामा गया, तब गड़बड़ हो जाएगी केमिकल इक्विलिब्रियम में, अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं रहेगा तो। सर सर ठीक है, अगर आपको कोई ये समझाता भी है कि मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बात मत मानना, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कहीं कुछ नहीं तो एप्लीकेशन पार्ट ही आ जाएगा उसका, तब क्या करोगे। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल मैं पूछता हूँ। समझ में आ गया सबको? सर इसका लास्ट स्टेप बता दो बस, Na/5 वाला। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है, अच्छा है, थोड़ा सा सोच के करना। कैलकुलेट द मास ऑफ CO गैस containing 20 Na इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सीधा जाना आसान होता है, उल्टा थोड़ा टफ होता है इसमें, लेकिन मैं चाहूंगा कि सब लोग सॉल्व करो इसको, जितना दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हो सब दौड़ा लेना। ठीक है, लेकिन मुझे इसका आंसर चाहिए सबका, ये होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, मुझे सबका आंसर चाहिए इसका। ठीक है, और क्वेश्चन करके ले आओगे तो आंसर जो बताएगा वो ध्यान रखना, किसी से भी रैंडमली पूछ लूंगा कैसे किया है, तो किसी से चीटिंग करके या किसी से कुछ करके मत करना, सबका बुद्धि लगाना, ताकि पता चलेगा आपको कितना समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 54, क्या लिखूं, ml लिख देता हूँ, मिलीलीटर ऑफ H2 at 1 atm pressure and 273 Kelvin टेम्परेचर। दूसरा सवाल आपका होमवर्क। तीसरा एक और दे दो क्या कोई? ठीक है, चलो आप ये 3 सवाल होमवर्क करके लेके आना। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 90 ग्राम ऑफ CH3COO माइनस।
Calculate volume at STP of NO3 NO2 which contain uh, 46 Na इलेक्ट्रॉन। चलिए चारों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आप करके आइएगा इन्हें, ठीक है। और याद दिला दीजिएगा मैंने सर वेपर डेंसिटी, हाँ बेटा वेपर डेंसिटी है, पढ़ेंगे भी उससे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर मुझे याद दिला दीजिए, क्वेश्चन मैंने अपने मन से दिए हैं, अब भूल जाऊंगा नहीं तो, ठीक है। चलिए आप सब लोग ट्राई करके लाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नहीं